हेलो लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि यूटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसका जो एग्ज़ाम डेट है लगभग 29 सितंबर को है। और इससे पहले क्या है, इससे पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि मात्र क्वालिफाई करना मेरे हिसाब से उतना बेहतर नहीं है जितना कि आप अगर क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे नंबर से कर लो। तो उसी के साथ हमारा जो सारथी कोचिंग सेंटर ऐप है उसमें हमारे क्या है, बैच लॉन्च हो चुके हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ तो उसके जो हमने फीस रखी है बिल्कुल वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के क्या है, टीचर अलग होंगे, हर सब्जेक्ट के टीचर अलग है। और आपका कोर्स, अगर मैं पर्टिकुलर एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करूं तो 30 अगस्त तक क्या है, मैं थ्योरी कोर्स क्या है कंप्लीट करा दूंगा। और उसमें मैं इतना करा दूंगा कि अगर 30 नंबर का एनवायरमेंटल साइंस पूछ रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पूछा जा रहा है, तो उसमें से आपके 30 के 30 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी 2021, 2022, 2024 और 2025 का पेपर क्या आपको सॉल्व करा चुका हूँ मैं यूट्यूब पे। जिस लर्नर ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर देख सकते हैं और ख़ुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए ये जो PYQ की सीरीज है इसे तो बिल्कुल भी ना छोड़े, एक रफली आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो लर्नर इच्छुक है वो ज़रूर, और जो लर्नर एग्ज़ाम निकालना चाहता है यूटेट का इस बार, वो ज़रूर जा कर के हमारे वो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ भी देख लें। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम कराएंगे। लेकिन ऐप में थ्योरी चलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और साथ में टेस्ट ऐप में फ्री अवेलेबल होंगे, ठीक है। और वो कब होंगे, वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर टीचर के ऊपर। अगर वो टीचर पर्टिकुलर चैप्टर का फिर से उसके बाद क्या टेस्ट अवेलेबल कर दें तो ठीक है, नहीं तो 30 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या है, कंटिन्यू आपके टेस्ट चलेंगे और जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपका पेपर से 2 दिन पहले हम क्या है, सारे सब्जेक्ट के क्या है, टेस्ट कंडक्ट कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या है, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन को स्किप करना है, किस में हमने क्या टाइम नहीं देना है और किसको हमने ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। चलो इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 121 को पढ़ते हैं। अभी मिनी माता रोग, रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। मिनी माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो मिनी माता रोग है वो किससे होता है, पारा से। मैंने एक टर्म पढ़ाई थी पिछले जो क्लास थी प्रीवियस ईयर की, बायोमैग्निफिकेशन, जैव सांद्रण। जैव सांद्रण वो इन्हीं भारी तत्वों को जब मछलियाँ कंज्यूम करती है, ठीक है, खाती है, ठीक है, तो वो जो रसायन का जो सांद्रण होता है, अब छोटी मछलियाँ उसमें कम होगा। अब उन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएगी और फिर उस बड़ी मछली को बड़ी मछली खाएगी, तो जो बड़ी मछली में वो क्या है, जैव सांद्रण ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, जैव सांद्रण की बढ़ती हुई मात्रा, ठीक है, नियमित रूप से बढ़ती हुई मात्रा को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और
पारे से क्या होता है, मिनिमा तक। कैडमियम से इटाई रोग होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, और ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्या है, रिपीट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड टॉपिक। और मैं क्या बात करूँगा, दूसरी बात करूँगा मैं किसकी, दूसरी बात करूँगा मैं किसकी, एसिड रेन से। अब ये देखो, मानव जनित एयर पॉल्यूशन ही क्या है इसका, ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी वही कारण है, मानव जनित एयर पॉल्यूशन, और ग्रीन हाउस गैसेस का भी। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, वायुमंडल में, ठीक है, नेचुरल तरीके से होती है उत्पन्न, वो क्या है, एकदम बैलेंस अवस्था में होती है। उससे क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो नहीं बढ़ती है। लेकिन जो मानव जनित है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जो कि घातक है। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूँ किसकी, ओजोन लेयर डिप्लीशन की। तो मानव जनित ही होता है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन कहाँ पे होता है, दक्षिणी ध्रुव पर, और कहाँ पे, अंटार्कटिका पे। और किसके कारण होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब CFC को रिप्लेस किया गया है किससे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। ये थोड़ा सा क्या है, कम हानिकारक है। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीशन तो ये भी करता है। नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या हो सकता है इसमें, हेलोजन जो है समूह, उससे रिलेटेड कंपाउंड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं। ठीक है, ओजोन परत का ह्रास करते हैं। और अब अगर मैं बात करूंगा किसकी, सबसे ज़्यादा जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो एसिड रेन है, ये किससे होती है, जो परिवहन है। ठीक है, यातायात के परिवहन है, उससे निकलने वाला धुआं जो होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? ऑप्शन ए भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, ऑप्शन बी अनियंत्रित शहरीकरण, ऑप्शन सी दोष रहित जल संरचना, ऑप्शन डी पानी का अत्यधिक दोहन यानी कि वेस्टेज। ठीक है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ज़्यादा उपयोग कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता। अब कैसे होती है विफलता, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है तैयार कर रहे, बड़े बड़े बिल्डिंगें, ठीक है, सड़कें चौड़ी चौड़ी। अब वहाँ पे क्या है, वाटर सीप नहीं कर पाता है, किसमें, ग्राउंड वाटर टेबल में। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल में जो हेड पंप है वहाँ पे, उससे पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर टेबल से। ठीक है, किससे आता है, ग्राउंड वाटर टेबल से। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल में क्या होते हैं, एक्वीफर्स होते हैं, जिसमें क्या पानी क्या होता है, स्टोर होता है। अब ग्राउंड वाटर टेबल से में जब पानी ग्राउंड से नीचे सीप ही नहीं कर पाएगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, रिचार्ज करने में क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी। ठीक है, और ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है वो क्या है, कंटिन्यू डिक्रीज करता जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, गंभीर जल असंतुलन होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक बात आती है कि हमें खेतों में उर्वरक का अधिकतम उपयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ पे एक बात आती है कि अगर खेतों में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं और वो क्या है, सीप करके परकुलेट करके ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाए, तो क्या कर देगा, ग्राउंड वाटर को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। और वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, जो ग्राउंड के नीचे जो पानी है उसको प्योर करना, ठीक है, प्योरीफाई करना, शुद्ध करना आसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे नेचर में नदियाँ हैं, ठीक है, तालाब है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है,
नेचर में वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, घुलती जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ग्राउंड के नीचे क्या है, ऑक्सीजन नहीं घुल पाती, तो वो इजीली नहीं हो पाता है, ठीक है। अब बिना ऑक्सीजन के भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन तो बिना ऑक्सीजन के भी होता है, अपघटन। लेकिन ये फिर क्या है, उच्च स्तर की बात है, ठीक है। ये आपको हाई लेवल पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति पे अपघटन और क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन, ठीक है। अब बात थी स्तर रिचार्ज करने में, जल भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता कैसे होगी, जब पानी परकोलेट नहीं कर पाएगा, सीप नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अनियंत्रित शहरीकरण, जो बहुत ज़्यादा शहरीकरण होगा, ठीक है, तो क्या होगी, वही बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, ठीक है, रोड सड़कें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गंभीर जल असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या, पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा उतना, ठीक है, जब ज़्यादा शहरीकरण हो जाएगा। दोष रहित जल संरचना, दोष रहित जल संरचना मतलब प्योर जल, हम बोल सकते क्या है, शुद्ध जल। दोष रहित जल है तो शुद्ध जल है, तो ये दोनों तो क्या है, गंभीर जल असंतुलन के कारण है। पर जब शुद्ध जल है तो ये तो गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं हुआ। पानी का अत्यधिक दोहन, ठीक है, पानी का अत्यधिक दोहन यानी कि उपयोग मान लो, ठीक है, पानी का अत्यधिक दोहन, ठीक है। जैसे फैक्ट्रियों में क्या है, पानी का, जहाँ पे पानी का ज़्यादा अत्यधिक उपयोग होता है तो दोहन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी गंभीर जल असंतुलन का कारण बन सकता है। ऑप्शन क्या है, दोष रहित जल संरचना क्या है, गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WI कहाँ स्थित है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, उसका करेक्ट आंसर बोलने से पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी देहरादून। तो ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट क्या है, स्थित है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। मतलब पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से क्या है, एक व्यक्ति कैसे योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा। सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि ना रखना, बार बार घर से बाहर जाने से बचें, निजी वाहन के इंजन को नियंत्रण रूप से जांच करें। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता, कैसे दे सकता है, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, जहाँ पे क्या है, एक गाड़ी में 40-50 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी गाड़ी का क्या है उपयोग करें, तो क्या है, पर्यावरण संरक्षण होगा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो पाएगा। अब निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर ना रखना, ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, और ये क्या है, हर किसी के केस में ये यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या है, सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, सुझाव देना है और सबसे अच्छा सुझाव देना है, ठीक है। बार बार घर से बाहर जाने से बचे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर ही के अंदर रहें, ठीक है। निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें। अब इंजन की नियमित रूप से जांच करने पर पर्यावरण संरक्षण थोड़ी ना हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करने पर नहीं, बल्कि अगर हम बात कर सकते हैं तो कहाँ पे हो सकता है, अगर बात करें तो ऐसे फ्यूल का उपयोग करना जिससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा हो, ये बात हो सकती है। लेकिन इंजन से उसका क्या है, कोई संबंध नहीं होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 127, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो है एरोसोल के एन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना और उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है,
उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। एरोसोल कैन का उपयोग पेट्रोलियम वाले जो है, ठीक है। फिर सभी पर जलवायु परिवर्तन के लिए अब मैं बात करता हूँ एरोसोल कैन के उपयोग से क्या होगा। CFC होती है पुराने कैनों में, ठीक है, क्या होती है? CFC। अब कृषि क्रियाकलाप का एग्जाम्पल दूंगा तो क्या है? मीथेन गैस CH4, ठीक है, ठीक है। किससे? कृषि क्रियाकलाप से हो सकती है। और वनों का जलाना तो आपको पता है, कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट तरीके से जलेगा तो CO2 निकलेगी, और इनकम्प्लीट तरीके से जलेगा तो CO, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकम्प्लीट कार्बन मोनोऑक्साइड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है? केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुने। केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, ठीक है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाती है, उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केंचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। केंचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है। तो पहला क्या है? बिल्कुल सही है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन क्या? मिट्टी को उर्वरा बनाती है। करेक्ट आंसर है। केंचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य रूप से फसल को बचाती है, गलत है। केंचुए खरपतवार को नहीं खाते। केंचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, बिल्कुल सही है। केंचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचाती है, ये भी सही है। अब देखो, एक मैं टर्म बोलूँगा यहाँ पे, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग में क्या होता है? जब हम फसल की क्या सिंचाई करते हैं और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, और उसके बाद क्या, वो पानी मिट्टी में सीप नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल जम गया है, और उसमें क्या है, मतलब मिट्टी में क्या नहीं कर पा रहा है? सीप नहीं कर पा रहा है। मिट्टी में क्या नहीं कर पा रहा है? सीप नहीं कर रहा, बिल्कुल जम गया है। तो उससे क्या है? वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब एयरेशन, यानी कि हवा नहीं जाएगी मिट्टी में। हवा नहीं जाएगी मिट्टी में, क्या हो जाती? फसल पहले पीलापन दिखेगा, और ऐसे ऐसे क्या है, फसल मर जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पहला, तीसरा, चौथा, किसमें? पहला, तीसरा, चौथा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129। 129 में निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? ये मैंने बताया पिछली क्लास में। ऑप्शन ए कॉपर लीफ, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी कैडलनट ट्री, और ऑप्शन डी स्पर्गंधा। ये तो औषधि के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। और ये जो है जेट्रोफा क्या है? बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है? बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए। और कौन सा पौधा होता है? करंज। और दूसरा महुआ। ये किसके लिए है? बायोडीजल के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130। यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली
तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। यह सवाल पूछने पर का उद्देश्य है, मतलब इस सवाल को पूछने का क्या उद्देश्य है, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसा होगा। विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों को कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसा होगा, अगर ये सवाल हम पूछ रहे हैं ना छात्रों से कैसा होगा, तो उनको हम छात्रों के कल्पनाशीलता, वो क्या है, इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे कि कैसा होगा हमारा जीवन, कौशल को, स्किल को बढ़ावा देना, ठीक है, कि कैसा होगा हमारा जीवन, अगर हमारा जीवन ऐसा होगा तो क्या हमें करना होगा उसमें, ठीक है, स्किल को बढ़ावा देना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 100 कितना 31। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला तत्व है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला तत्व है। क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सल्फर। क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132, झूम खेती पाई जाती है। झूम खेती मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, तो यहाँ पे आप क्या है एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम रिपीटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मेघालय है, और दूसरे क्या आते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो भी है वो क्या है, वहाँ पे झूम खेती पाई जाती है, और ये भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक कौन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट ए, पराबैंगनी ए, पराबैंगनी बी, पराबैंगनी सी। तो कौन सी है, पराबैंगनी सी। और हमारी जो ओजोन परत है किसको रोकती है, पराबैंगनी सी को। ठीक है, किसको रोकती है, पराबैंगनी सी को। और जब ओजोन परत की मोटाई 2.2 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं कि जहाँ पे ये मोटाई इससे कम हो गई वहाँ पे क्या है, ओजोन छिद्र हो चुका है। और वो कहाँ पे हो चुका है, अंटार्कटिका पे। कहाँ पे, और अंटार्कटिका किधर को है, दक्षिणी ध्रुव। अगर हम बात करेंगे ग्लोबल में, ये क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो उसी तरीके से मैंने बताया है आपको। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नागासाकी। तो कहाँ पे है, एम्स्टर्डम। अब हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या है, परमाणु हमले हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, परमाणु हमले। और किसने किया था, अमेरिका में, अमेरिका ने परमाणु हमले। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। किससे मापा जाता है, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। नदी के जल में परमाणु प्रदूषण स्तर मापा जाता है। ऑप्शन ए एटीपी द्वारा। एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा और जीटीपी द्वारा। तो किसके द्वारा मापा जाता है? बीओडी, 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 बीओडी द्वारा क्या मापा जाता है? जल में प्रदूषण स्तर को किससे मापा जाता है? बीओडी द्वारा, ठीक है, बीओडी द्वारा। बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी क्या है फुल फॉर्म है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड मतलब डिकम्पोजिशन के लिए किसकी? ऑक्सीजन की जितनी मात्रा लग रही है, ठीक है। और किसका डिकम्पोजिशन करेंगे? न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, किसका करेंगे? न्यूट्रिएंट्स का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जितना बीओडी ज्यादा होगा, जितना बीओडी ज्यादा होगा उसका मतलब वहां पे क्या है? डीओ उतना ही कम होगा, क्या है? घुलित ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? वहां पे उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का कंजम्पशन करेंगे बायोकेमिकल को क्या है? डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु था। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी 7 अरब लोग एक गृह सावधानी के साथ उपभोग, ऑप्शन सी अपनी आवाज उठाओ समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता, ऑप्शन डी, ठीक है। जैव विविधता क्या है? ऑप्शन डी। तो जो ये थीम है ना, ठीक है, ये सारी के सारी क्या 2020 का वस्तु थीम नहीं था, बल्कि क्या था? टाइम फॉर फ्यूचर क्या था? 2020 की थीम थी पर्यावरण दिवस पर, ठीक है। टाइम फॉर फ्यूचर क्या थी? थीम थी पर्यावरण दिवस पर। और 2025 की क्या है? बीट फॉर प्लास्टिक, बोल सकते हैं प्लास्टिक से छुटकारा या निपटारा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? अब 4 विज्ञान शिक्षक है, वो 4 प्रकार की अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते हैं। तो कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रकरण यानी कि टॉपिक, ठीक है, पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, दीपावली से पहले और दीपावली से पहले वायु प्रदूषण के नमूने इकट्ठा करना, और उससे क्या कर सकते हैं हम? आकलन कर सकते हैं कि कितना वायु प्रदूषण हुआ है। ठीक है, ये क्या प्रैक्टिकली चीज़ है। ठीक है, और गुणवत्ता का अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि कौन से सैंपल की अधिक अच्छी गुणवत्ता है।
ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139, जीआईएस का विस्तृत रूप है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ जीआईएस इज भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना स्रोत, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स, भूगर्भीय सूचना प्रणाली, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है? भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो भौगोलिक, एक भौगोलिक की स्थिति है जहाँ पे पेड़, ठीक है, पर्वत, जंगल वगैरह है, ठीक है, उसका क्या है, हम डेटा स्टोर करेंगे। डेटा क्या है, निकाल सकते हैं हम किससे? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से, ठीक है, किससे? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140, मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है। ऑप्शन बी, ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन सी, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और ऑप्शन डी, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऐसा सागर जो सभी सागर वो महासागरों से क्या है, अधिक नमकीन है। ठीक है, ऐसा सागर जो सभी सागर और महासागरों से अधिक नमकीन है। ठीक है, और ऐसा सागर कहाँ पे है? जॉर्डन वो इजराइल के बीच में स्थित है। ठीक है, जो सभी सागर वो महासागरों से क्या है, ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, और समुद्र तल से लगभग क्या है, 430 मीटर क्या है, नीचे है। समुद्र तल से 430 मीटर नीचे है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर ऐसा सागर जो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, तो इसमें क्या है, जहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है वहाँ पे तैरना क्या हो जाता, आसान हो जाता है। ठीक है, आसानी से तैरा जा सकता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। अब लौह तत्व की कमी है तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी? पहले बात की गई है मीरा की, तो मीरा को क्या होगी, अगर समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाएगी, ठीक है, तो क्या होगी, मोटापा होगा। ठीक है, और ऑप्शन ए और डी में पहले क्या आ रहा है, मोटापा, क्योंकि बात पहले किसकी की गई है, मीरा की। अब दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें क्या है, लौह तत्व की कमी है, तो लौह तत्व से क्या होता है, एनीमिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं स्कर्वी की। इस किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से। और ये जो है रतौंधी, विटामिन किसकी वजह से होगा,
विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में क्या कर दी गई है, ये बात कर दी गई है, ठीक है, विटामिन ए कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम सारे के सारे विटामिन्स का डिस्कस करेंगे, पोषक तत्वों का डिस्कस करेंगे। और अभी तक एक बात थी कि किसमें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व है, मतलब कार्बन, तो हम क्या है, पोषक तत्वों की भी पूरी बात करेंगे। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में, पर वो कहाँ पे करेंगे, एप्लीकेशन पे, सारथी कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? विटामिन B12, विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, विटामिन ई और विटामिन ए, अभी बात करी थी ना अभी तक। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, विटामिन ई क्या है, किस में सहायक है, कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में बच्चों को चिड़ियाघर लेके जा रहे हो। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं दे रहे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के लिए जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तो क्या है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, ऑब्जर्व करना, ठीक है, और क्या करना, इमेजिनेशन, ठीक है, और क्या, स्किल डेवलप करना। तो ये किस में आएगा, जैसे कि जानवर कौन सा खाना खाते हैं, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, यह पता लगाना, यानी कि खोज करनी पड़ेगी। तो ये इसमें आ रहा है। ठीक है, जानवरों को देखेंगे और उनकी फ़ोटो लेना, मतलब स्किल डेवलप करेंगे। ठीक है, ठीक है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग, यानी कि यहाँ पे भी स्किल डेवलप हो रही है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, ठीक है, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना। कविता और कहानियों से क्या होगा? मौलिक अवधारणाओं को बेहतर समझ को बढ़ाना नहीं होगा, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना नहीं, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना नहीं। अब कहानी और कविता से क्या होगा? विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना। ठीक है, रुचिकर होगा और मनोरंजन बढ़ेगा जब हम कहानी और कविताएं सुनेंगे। ठीक है, वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, ऑप्शन ए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन बी, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, बच्चों का जो दृष्टिकोण है, व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल अदर ऑप्शन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना नहीं, अच्छे दत्त कार्य यानी कि गुड असाइनमेंट के मुख्य लक्षण होने चाहिए। ठीक है, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रख, पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नहीं, अनुशासन की बात नहीं। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब जो पढ़ने की है वो क्या है? एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, पढ़ा मतलब जो विस्तार के रूप में। ठीक है, ठीक है, अधिगम, टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है कौन सा है? टेम्परेचर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्द्रता, नमी? बिल्कुल भी नहीं। वायु की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी? बिल्कुल भी नहीं। रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर, वर्षा। ठीक है, क्या होता है? वर्षा जो है, बारिश जो है, भारत के कई इलाकों में, ठीक है, पूरी तरीके से समय पर नहीं होती है, और ज़्यादातर इलाके किस पे निर्भर है? वर्षा पर है। ठीक है, भारत कृषि को प्रभावित करता है, किस पे निर्भर है? ज़्यादातर राज्य वर्षा पर, जहाँ पर क्या है? इरिगेशन फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल, या फिर अच्छी मात्रा में नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, चीन में, तिब्बत में, नेपाल में। तो कहाँ पे है? नेपाल में है। 48 मीटर क्या है? हाइट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है, कौन सी है? भूपर्पटी में, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रावार में, द मेंटल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक कोड में, द इनर कोड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बाह्य कोड में, द आउटर कोड ऑफ द अर्थ। तो कौन सी होगी? भूपट्टी में। अब देखो, इनर कोड, आउटर कोड, ठीक है, इनर मेंटल, आउटर मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, ये क्या होती है? लेयर होती है। तो जो क्रस्ट है, ये जो प्लेट है, जब खिसकती है, तो जब आपस में टकराती तो क्या आ जाता है? भूकंप आता है। ठीक है, और कौन सी होगी? क्रस्ट वाली, भूपट्टी वाली। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अपूर्ण दहन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है, क्या देगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड? नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड? बिल्कुल भी नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड? बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। देखो, पूर्ण दहन होने पर क्या होता है? पूर्ण दहन होने पर क्या आता है? CO2। और अपूर्ण दहन होने पर क्या आता है?
CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। वंस अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो सारथी कोचिंग सेंटर का जो ऐप है उसमें क्या है, पेपर 1 पेपर 2 मैथ साइंस, ठीक है, दोनों के लिए जो है बैच लॉन्च हो चुके हैं और 21 से स्टार्ट होगा और बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चलेगी। और हम जो कोर्स है मैं तो 30 अगस्त तक अपना EBS ख़त्म कर दूंगा और बाकी भी मुझे ऐसा लगता है कि 30 दिनों के अंदर कोर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद मॉक टेस्ट चलेंगे 29 सितंबर तक, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको क्या है नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्रिंटेबल नोट्स भी हम क्या है प्रोवाइड कर देंगे और वो जो कि है हमारे एप्लीकेशन सारथी कोचिंग सेंटर पर अवेलेबल होंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी ये जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ है ये देखना ना भूलें। यहाँ से आपके मिनिमम, जैसे मैंने बोला, मिनिमम 10 से 12, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है 15 से 20 क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं और जो कि D to D हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।